वह तो इधर से शास्त्री जी के रामचरितमानस के पाठ के लिए बार बार बुलावा आता था और उनका मंडली सहित अधिकतर इधर ही रहने का हो जाता था। धीरे धीरे उधर ही मन रमने लगा था। एक बार जो परिवार सहित आए तो खुशहाली थी, तो यहीं बस गए। तब पंडित जो राजेंद्र शास्त्री और हिमाचल प्रदेश की सुलोचना के विवाह को साल भर से भी कम समय हुआ था। वास्तव में कहीं रहने का, उस स्थान पर से दूर चले जाने का फैसला मन की स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता था। वीरभूम में यह बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ था। उस समय की यादें मन के अंदर जीवित थी। तो वहीं पर बहुत बुरा दौर भी आया जब सुलोचना अत्यंत कष्ट में थी। सबकी ऐसा है जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसा यह सब देखकर अंदर से मन बहुत दुखी था, इसलिए यहाँ से मन उचट गया था। अब रेल मार्ग से जाना तय हुआ और चार कुछ बड़े बच्चे और दो छोटे बच्चे के साथ इतना लंबा यात्रा करना वाकई चुनौतीपूर्ण था। पूरे कूपे में केवल शास्त्री जी का परिवार और राम सेवक के परिवार के सदस्य थे। हरिद्वार हिंदुओं का मुख्य तीर्थ स्थल है और यहाँ के मंदिर चौक में पंडित जो शास्त्री जी का पुश्तैनी मकान बहुत ही उत्सुकता से अपनी जीर्ण अवस्था में होने के बावजूद अपने सहृदय आगंतुकों की बाट जो रहा था। कुछ ही घंटों में वह 18 वर्ष के लंबे अंतराल से सूनापन झेल रहा मकान अपनी चिर परिचित चहल पहल से गूंजने लगा। ऐसे लगने लगा मरम्मत और रंग रोगन की बाट जो होते दीवार और कंगूरे भी मुस्कुरा पड़े हों। एक बात अच्छी थी, इस घर में बिजली की व्यवस्था थी। दिया और लालटेन जलाकर उजाला करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, बल्ब और ट्यूबलाइट पुराने हो जाने के कारण ऑन करते ही अपनी चमक गंवा बैठे थे, इसलिए एक बार मीटर कनेक्शन, बल्ब और ट्यूबलाइट का निरीक्षण करवाना आवश्यक था। अब सुलोचना के जाने के बाद स्वयं को बैठक तक सीमित कर देने वाले राजेंद्र शास्त्री जी ने मिनटों में इलेक्ट्रीशियन को बुला कर ले आए। स्थान परिवर्तन से बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। शायद उधर वीरभूम में रहने की अवधि पूरी हो चुकी थी। तुलसा देवी को बार बार सुलोचना की याद आ जाती। एक तो उत्तर की पर्वतीय शुद्ध वायु और माँ गंगा नदी का किनारा, और अब उनकी कोठी का शहर के बीचों बीच स्थित होना। इन 18 वर्षों के दौरान शहर में कई नए क्षेत्र और सड़कें बन गई थी। शहर का विस्तार हुआ था, शहर की सीमाएं बढ़ी थी, शहर में भीड़भाड़ भी बढ़ गई थी और आवागमन के साधन भी पहले से कहीं ज्यादा उपलब्ध हो गए थे। घर के आसपास अब दुकानें बनी हुई थी। उनके बीच शास्त्री जी की कोठी अपना ऊंचा सर उठाए अलग ही दिखाई पड़ती थी। बड़े और छोटे शास्त्री जी के मित्र, जान पहचान वाले उनके घर मिलने जुलने के लिए आने लगे। सब लोग जहां पंडित जो राजेंद्र शास्त्री के बच्चों को देखकर बहुत खुश थे, वहीं सुलोचना के विषय में पूछताछ करने लगे। तब उस खौफनाक घटना की चर्चा होने लगती और सुलोचना की दर्दनाक मृत्यु की घटना से वे लोग भी आहत हो उठे। साथ में प्रशासन के उदासीन रवैये की बात भी पता चल पड़ती और बात वर्तमान प्रादेशिक राजनीतिक परिदृश्य पर होने लगी। ऐसे ही एक दिन बाजार की ओर जाते हुए बड़े शास्त्री जी की भेंट हर की पौड़ी पर, जिनका प्रतिष्ठान स्थित था, वंश पंजिका और वंशावली पंजिका व्यवस्थित करने वाले पांडे जी से भेंट हुई। दोनों मित्र मिलने पर बहुत देर पुरानी यादों में खोए रहे। फिर पांडे जी ने अपने बेटे के घर पेंट की दुकान के विषय में बताते हुए शास्त्री जी से अपनी कोठी की मरम्मत और रंगाई पुताई की ओर से चिंता मुक्त रहने का आग्रह किया। 1 महीने के प्रवास के दौरान जो राजेंद्र शास्त्री सोच कर आए थे कि शास्त्री जी के परिवार को अब हरिद्वार में रहते हुए 2 महीने से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। मन अभी इधर ही रहने को लालायित हो रहा था। पंडित राजेंद्र शास्त्री और बड़े पंडित शास्त्री जी का प्रोफेशन ऐसा था कि उनका काम वीरभूम में अच्छा चल रहा था, हरिद्वार में भी बहुत अच्छा चल रहा था। सुजाता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी। आगे की कक्षाओं के लिए वीरभूम में कोई विद्यालय नहीं था, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के स्थान पर वह गांव के लोगों को शिक्षित करने लगी थी। यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं थी। आसपास कई स्कूल कॉलेज थे। अवनी, ललिता और गौरी की पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए रहने के स्थान को जल्दी निश्चित करना जरूरी हो रहा था। फिर भी बड़े शास्त्री जी और तुलसा देवी जब अपने परिवार की ओर देखते तो उनको लगता कि सुलोचना के जाने से परिवार में एक अधूरापन सा आ गया है। वीरभूम में उस घर में डाकुओं वाली घटना आंखों के सामने साक्षात घटित हुई थी। इस कारण मन में वह बिल्कुल भी जो विस्मृत नहीं होती थी।
भुलाई से भी नहीं भूली जाती थी। बच्चों के मन में सुलोचना के साथ की ढेर सारी यादें थी। जब कब आकर बच्चों को वो रुला जाती थी। याद पर स्थान परिवर्तन के कारण बच्चों को दूसरी तरफ भी व्यस्त होने लगे थे। तब सुलोचना की याद भी उन्हें कम ही आती थी, क्योंकि वे अब उसकी याद में कम तड़पते थे। फिर तो सुलोचना माँ थी और वह तो हर स्थिति में परिस्थिति में याद आएगी ही। वह कोई अन्य की कोई बात नहीं थी जो भुलाने की कोशिश की जाए और स्वयं भूली जाए। भूल जाने वाली बात नहीं थी। छोटे शास्त्री जी को भी रह रहकर यह बात कचोटती कि जब डाकू बंदूक का रुख उनकी ओर कर रहा था, तब घबराहट में सुलोचना ने डाकू के ऊपर हमला कर दिया और बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। अंत में यह निश्चित हुआ, जैसे यह घर बंद करके वे लोग इधर रहने के लिए गए थे, इधर से वैसे ही अभी वीरभूम में विषय में सोचना छोड़कर यहाँ पर रहना अधिक उचित है। अब सुजाता का प्रवेश भी 11वीं कक्षा में हो गया और बाकी बच्चों का भी विद्यालय जाना प्रारंभ हो गया था। अब तुलसी देवी के दोनों छोटे छोटे जो रतन और रत्ना को भी अकेले देखभाल कर पाना कठिन लगने लगा। उम्र उम्र की बात होती है। इतनी बड़ी कोठी को अकेले सार संभाल, और फिर रतन और रत्ना भी छोटे थे। हालांकि घर का बहुत सारा काम बच्चियां करके पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाती थी और वापस आकर तुरंत फिर काम में लग जाती थी। कम से कम अवनी और सुजाता की दिनचर्या तो यही थी। पांडे जी ने जैसा कहा था वैसा निभा भी रहे थे। उन्होंने मिस्त्री, पेंट और पेंटर की व्यवस्था करवा दी थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोठी की दशा सुधरने लगी थी। पांडे जी के 3 बेटे थे। एक बड़े वाले बेटे की रंग रोगन और पेंट की दुकान करवाई थी उन्होंने, और बीच वाला बेटा जल प्रदूषण विभाग में गुणवत्ता जांच अधिकारी था, और छोटे वाले बेटे को वंशावली पंजिका व्यवस्थित करने के पैतृक व्यवसाय में रुचि थी। वह पांडे जी के साथ दुकान पर बैठकर इस काम की ट्रेनिंग ले रहा था। घर की टूट फूट की मरम्मत का काम भी हो रहा था। उनमें से एक मजदूर ने एक दिन तुलसा देवी के सामने, जो रतन और रत्ना को संभालने के काम के लिए अपनी पत्नी सुमन को लगाने का प्रस्ताव दिया। इन दोनों ठंड का मौसम शुरू होने वाला था, उधर सर्दी भी अधिक थी, इसलिए तुलसा देवी ने कुछ सोच विचार कर उसे काम पर रख लिया। अब विद्यालय जाने वाली सुजाता और अवनी, ललिता और गौरी की परीक्षाएं भी सर पर आ पहुंची थी। सुमन के विवाह को 7 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों के सुख से वंचित थी। पर रतन और रत्ना को एक साथ संभालने का काम बखूबी करती थी, पूरी कुशलता के साथ। परंतु केवल रतन और रत्ना की देखभाल की बात नहीं, उसने तो तुलसा देवी के घर का पूरा काम बहुत ही मन से संभाल लिया था। वह हर काम बहुत साफ सफाई से और फुर्ती से करती थी। अपनी इसी खूबी के कारण वह तुलसा देवी की विश्वसनीय बन गई थी। रोज सवेरे 6 बजे तक आ जाती और शाम को 6 बजे तक पंडित जी के यहाँ के दिन का बनकर जो बचा हुआ खाना होता उसे अपने साथ ले जाती। अब रतन और रत्ना अपने पैरों पर चलने लगे थे। हालांकि रत्ना अब भी बहुत कमजोर थी। जहाँ रतन आऊं करके बोलने की कोशिश करते हुए हंस पड़ता, वहीं रत्ना कोई कोई शब्द बोलने लगी थी। बा शब्द बार बार बोलती चली जाती। माँ शब्द की पुनरावृत्ति करती रहती। दी बोलती तो न जाने कितनी बार दी 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 कहते हुए आंगन में रतन के साथ खेलती रहती। शास्त्री जी और उनके परिवार को देखकर ऐसे लगता था कि उनका वीरभूम से यहाँ पर आकर रहने का निर्णय सही था। सुजाता की पढ़ाई लिखाई फिर से ही शुरू हो गई थी। इस कारण अब वह खुश थी और बिना डर वाले यहाँ के खुले वातावरण में वह अवनी, ललिता सभी एक उत्साह का अनुभव कर रही थी। तभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में पांडे जी के बेटे देवेश का नाम आ गया और उसके इस परियोजना से जुड़कर काम करने का अवसर मिलने के कारण पांडे जी सहित सब लोग बेहद खुश हो गए कि उनका सौभाग्य है कि वे ऐसी किसी परियोजना में अपना योगदान दे पाएगा। अपने अपनी सोच विचार का ढंग होता है। अब सुजाता भी अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद ही विवाह करना चाहती थी। अवनी अपनी माँ सुलोचना की पुलिस छानबीन के तौर तरीकों से दुखी थी। वह पुलिस ऑफिसर बनकर इस ढीली ढाली व्यवस्था को ठीक करना चाहती थी। ललिता, गौरी अभी छोटी थी, इसलिए उतनी समझदार नहीं हुई थी कि अपने बारे में कुछ सोच समझ सकें। रत्ना आजकल कुछ गुनगुनाती हुई अपने में ही खेलती रहती, कुछ तो अलग सी धुन में गाई जाती थी। जब अपने में मगन होकर मीठी तोतली पतली आवाज में कुछ गुनगुनाती तो बहुत अच्छा लगता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इन 2 वर्षों के अंतराल में सुजाता ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। एक विद्यालय में शिक्षण का कार्य करने लगी थी।
तथा साथ साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही थी। और रतन की बाल सुलभ मस्तियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसके हल्के घुंघराले बालों की लटें उसके सुंदर चेहरे को बिल्कुल कान्हा जी का रूप दे देती। जब किसी अपने खिलौने की तोड़फोड़ में वह व्यस्त होता, तब बुलाने पर मुस्कुराते हुए तिरछी गर्दन करके सर उठाकर देखता तो तुलसा देवी को वह साक्षात बाल गोपाल की याद दिला देता। उसकी आंखें सुलोचना की याद में बरस पड़ती। रत्ना अभी भी दुबली पतली और छोटी सी बनी हुई थी। हाँ, अब भी वह सारे दिन कोई गीत गुनगुनाती रहती। सुमन जब सुनती तो उसके सुर में सुर मिलाकर गाकर तुलसा देवी को बताने लगती कि यह कुमाऊं का शुभ अवसर पर गाए जाने वाला मंगल गीत और सगुन आखर गा रही है। यह गणेश भगवान की वंदना जैसे गीत है। यह गीत हुदुकिया की थाप पर गाए जाते हैं, मतलब डमरू और ढपली जैसे वाद्य यंत्र की थाप पर। तुलसा देवी हमेशा उसको एक मीठी सी झिड़की लगा देती, जैसे तुझको सब पता है। उसके तोतलेपन की बातों को अपने मन के वहम से जोड़कर बताने लगती, जाकर अपना काम कर। अगली बार और जोर से, मतलब विस्तृत जानकारी बताते हुए अपनी बात को सही साबित करने के लिए सुमन गीतों के बोल भी गाकर बताती। लेकिन सुमन की बात सुनकर तुलसा देवी के मन अंदर से भयभीत तो उठता कि यह सब सुमन कहीं सच में तो नहीं बोल रही है। अब जैसे जैसे रत्ना बड़ी हो रही थी, वह छिटपुट एकाध शब्द कुमाऊनी भाषा में बोल देती। तुलसा देवी को भी अब सुमन की बातों पर भरोसा होने लगा था। यह जन्म से कैसे इस भाषा को जानकर हो गई है। यह जब भी यह घर में ना तो गढ़वाली है और ना ही कुमाऊनी भाषा में बात होती है। सब बातचीत में खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। यह बात अलग थी कि कभी कभार एक आध शब्द क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग कर लिया तो कोई बुराई भी नहीं थी। कभी कभार तुलसा देवी को शंका होती, कहीं सुमन ही तो नहीं रत्ना को यह सब सिखा रही। इस कारण सुमन को डांट भी लगाई। तब रत्ना कुछ भी गाती रहे या बोलती रहे, सुमन अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन वह छोटी सी बच्ची गाती ही इतना अच्छा थी कि बड़े बड़ों का ध्यान उसके गाने की तरफ खिंच जाता था। एक दिन तुलसा देवी आंगन में मूढ़े पर बैठी धूप सेक रही थी और सुमन उनके लंबे घने बालों में तेल लगा रही थी कि बिल्कुल बदले हुए सुर में आज रत्ना फिर गाने लगी। तुलसा देवी ने रत्ना को अपने पास बुलाया। वह तुरंत आ गई, लेकिन तनक नाराजगी के साथ तुलसा देवी के सामने खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ धरकर खड़ी होकर पूछने लगी, क्यों बुला रही हो माँ जी? मुझे सताओ मत। तुलसा देवी हैरान रह गई और सुमन भी एक मिनट को पूरी तरह चुप हो गई। कुछ देर बाद तुलसा देवी बोली, इसको क्या हो गया सुमन, बता मुझे, यह बित्ते भर की लड़की मुझसे कैसे बात कर रही है? तो अभी उनकी बात भी पूरी नहीं हो पाई थी, तब तक रत्ना फिर से कोई गीत गाने लगी अपनी मीठी सुरीली और सधी आवाज में। सुमन और तुलसी देवी बिल्कुल चुप होकर सुनने लगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था, लेकिन वह छोटी बच्ची रत्ना गीत गाई जा रही थी। गाते गाते वह हिचकियां लेकर रोने लगी और साथ में गाती जा रही थी, रोते भी जा रही थी। तुलसा देवी सुमन के साथ दिन में अकेली घर पर होती थी। उन्होंने धीरे से चुपके से सुमन को रत्ना को देखकर आने के लिए कहा कि जाकर वह चुपके से देख कर आए, कहीं रत्ना को खेलते हुए कोई चोट चपेट तो नहीं लग गई, उसे कहीं कोई तकलीफ है जो रोती भी जा रही है और गीत भी गाए जा रही है। अधिकतर रतन और रत्ना अकेले अकेले ही खेलते रहते थे और अकेले खेल कूद कर भी खूब खुश होते रहते थे। रतन तो सामने ही बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था और अपनी तोतली भाषा में रत्ना को अतना अतना कहकर आवाज भी लगाई, लेकिन रत्ना ने कोई आवाज का जवाब नहीं दिया। रत्ना अभी भी अपनी दर्द भरी आवाज में कुछ गाते हुए रोए जा रही थी। तभी घर के दरवाजे की साकल किसी ने जोर से बजाई और इस आवाज को सुनकर रत्ना सहम कर चुप हो गई और पास खड़ी सुमन की साड़ी से अपना मुंह छुपा लिया। उसको अभी भी सिसकियां आ रही थी। सुमन ने पतली हल्की रत्ना को गोद में उठा लिया और तुलसा देवी के पास लाने लगी। अब तक रतन ने देख लिया कि रत्ना सुमन की गोद में चढ़ी हुई है। वह अपने खिलौने छोड़कर हाथ ऊपर करके जो सुमन की ओर भागा कि उसे भी गोद में उठाओ। दोनों जुड़वा भाई बहन थे, लेकिन रत्ना जितनी हल्की फुल्की छोटी दिखाई पड़ती थी, रतन उतना ही भारी भरकम और बड़ा दिखाई देता था। दरवाजे पर डाकिया आया था और छोटे शास्त्री जी की जरूरी कोई डाक थी। लोग उनको पत्र लिखकर भी अपनी समस्याओं के समाधान के विषय में पूछताछ करते थे, इसलिए लगभग रोज ही पोस्टमैन उनके घर तक आना उसका होता था। सुमन ने रतन को भी गोद में उठा लिया। दोनों बच्चे सुमन की गोद में खिलखिला उठे।
सुमन अपनी स्थानीय भाषा में तुलसा देवी से बोली, माँ जी, यह विरह गीत गा रही है और आंसू बहा रही थी, अभी हंस रही है। फिर रत्ना को संबोधित करते हुए बोली, विरह क्यों गा रही थी? विरहन हो क्या? अभी हंस रही हो? तब से न्योली गीत गाए जा रही थी। जवाब में रत्ना चुप होकर एकटक सुमन को देखती रह गई। सुमन ने अपनी भाग भंगिमा के इशारे से पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ? लेकिन रत्ना बिल्कुल शांत हो गई। फिर गोद से उतरकर जाने के लिए मचलने लगी। सुमन ने रत्ना को धीरे से गोद से नीचे उतार दिया और रतन अभी भी सुमन की गोद में जोर जोर से हंस रहा था। कभी उसके माथे के बाल पकड़ता और कभी सुमन की नाक की पकड़ने की कोशिश करता। सुमन भी उसके साथ बोल बोल कर खेलने लगी। और तुम अपने को कान्हा कान्हा हो, कान्हा काहे बचवा, तुम तो हमको ऐन ना भूलोगे ना, तुम तो मेरे कान्हा हो। सुमन ऐसे उसकी बाल सुलभ बातें करने लगी और वह भी कभी हंसकर और कभी अपनी तोतली भाषा में जवाब देने लगा। सुमन इन दोनों छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती थी। यह बात तुलसा देवी सहित घर के सभी सदस्य अच्छी तरह जानते थे। बड़े शास्त्री जी आजकल अपनी मंडली सहित किसी दूसरे स्थान की यात्रा पर गए हुए थे। शाम को जब सब बच्चे सोने के लिए जा चुके, तब तनिक चिंतित होते हुए तुलसा देवी ने अपने बेटे राजेंद्र शास्त्री से रत्ना का सब हाल कह सुनाया और इसका कारण जानने की चेष्टा में पूछ बैठी कि रत्ना इस तरह क्यों कर रही है, कोई खास बात तो नहीं है। अपने पोथी पत्रों में ध्यान लगाए हुए उसी भाव में शास्त्री जी बोले, 10 साल की अवस्था होने तक किसी बच्चे को अपने पिछले जन्म की याद आती रहती हैं, फिर धीरे धीरे जो यादें विलुप्त हो जाती हैं। बस ऐसा कोई मौका ना आए कि रत्ना उन पिछले जन्म की यादों को बाद तक अपनी यादों में बसाए रहे। इन सब से अच्छा है कि वे अपने पिछले जन्म को भूल जाए, नहीं तो वे पिछले जन्म की यादें कई बार बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं। तब तुलसी देवी बोली, कैसा मौका बेटा? तब राजेंद्र शास्त्री बोली, बहुत कुछ खो चुके हैं हम लोग माँ, और जो सुलोचना उधर भी अकेली छूट गई। तुलसा देवी अपने बेटे की पीड़ा से अच्छी तरह परिचित थी, क्योंकि अपने मन की बात पंडित जो राजेंद्र शास्त्री कभी कभार अपनी माँ से कह दिया करते थे। परिवार के दायित्व से बंधे हुए जो सुलोचना को पल पल याद करते हुए छोटे शास्त्री जी हर किसी के सामने अपने मन की बात का खुलासा तो नहीं कर सकते थे। उनकी माँ अपने बेटे की मनोव्यवस्था को भली भांति समझती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल रत्ना में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे थे वह तुलसा देवी को चिंतित करने के लिए काफी थे। गौरी का स्वभाव भी कुछ जिद्दी था, लेकिन रत्ना और गौरी के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रत्ना जब अपने मन में से कहीं अकेले खेल खेल कर कुछ गा रही होती, तब वह चाहे कितना भी बुलाई जाए बार बार अनसुना करती, और अगर पलटकर कभी कभार देख लेती तब उसकी निगाहों में पहचान का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सबसे छोटी रत्ना कई बार किसी बड़े की तरह बर्ताव करने लगती। अपनी बहनों की चुन्नी से घूंघट बनाकर अकेले ही देर तक खेलती रहती। गहरे लाल, गुलाबी और संतरी रंग उसके पसंदीदा रंग थे। यह बात बाल सुलभ हो सकती है, लेकिन उतनी छोटी बच्ची को चुन्नी से घूंघट निकालकर उसकी ओट से तिरछी गर्दन करके कुछ कुछ बोलकर अकेले बात करना सामान्य नहीं लगता था। यह खेल तुलसा देवी देखती और चिंतित हो जाती। अपनी और बहनों से वह ज्यादा घुल मिल कर बात भी नहीं करती थी। तुलसा देवी उसकी ओर से अक्सर चिंतित हो जाती थी। सुमन भी सब कुछ देख रही थी और समझ रही थी, लेकिन वह लोग कर भी क्या सकती थी। सुमन को उन्होंने पहले उसके घर की बात बाहर किसी को ना बताए जाने के लिए मना किया हुआ था। तभी उनके घर एक बार फिर खुशियों का आगमन की आहट हुई। पांडे जी अपनी पत्नी गायत्री के साथ शास्त्री जी के यहाँ मिलने के लिए आए हुए थे। सुजाता और अपनी घर की सारी व्यवस्था संभाल रही थी। इस बात से गायत्री देवी बहुत प्रभावित हुई। सुजाता बहुत सुंदर सुशील होने के साथ साथ घर गृहस्थी के कामकाज में भी निपुण थी। पांडे जी दंपत्ति से रहा नहीं गया और सुजाता के विवाह के विषय में पूछने लगे, कहीं बातचीत चल रही है क्या? उत्तर में बड़े शास्त्री जी ने शेखर से जो भी सुजाता के विवाह की बातचीत हुई थी वह सब हाल कह सुनाया। पांडे जी अपनी सज्जनता का परिचय देते हुए बोल पड़े, जरूरी नहीं शास्त्री जी, लड़का हो या लड़की, शादी विवाह की बातचीत कई जगह चलती है, पर उस जगह संजोग न होने पर विवाह नहीं हो पाता। फिर अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहने लगा कि यह हमारी समझ से कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ शिष्टा होगी वहीं पर संबंध जुड़ता है। हम दोनों को तो अपने देवेश के लिए सुजाता बहुत पसंद है और आज इसी संबंध में आपसे बातचीत करने के लिए हम लोग आपके यहाँ आए हैं।
सुजाता उनके लिए पकौड़ों के साथ चाय लेकर बैठक में आ रही थी। उसने भी सुना तो जल्दी जल्दी चाय की ट्रे वहां पर रखकर लजाकर भीतर कमरे में चली गई। तुलसा देवी भी मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। अंदर दरवाजे के पास अवनी खड़ी हुई थी। जब उसने सुजाता को तुरंत वापस जाते हुए देखा तो वह अपनी दादी की मदद करने के लिए बैठक में आ गई। बड़े और छोटे दोनों शास्त्री जी और तुलसा देवी घर बैठे इतने अच्छे घर से रिश्ता जुड़ने की बात सुनकर खुश हो गए और बेहद भावुक भी हो गए। उनको फिर सुलोचना याद आ गई। वे सुलोचना की चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। बात निकली तो फिर सब बातें हुई। चाय का फिर से दौर चला और दोनों परिवार बातचीत करके एक दूसरे से प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। अब विवाह की रूपरेखा बनने लगी। भोजन का आग्रह करने पर उन्होंने फिर कभी कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए कहा जब देवेश भी साथ में आएगा। घर से चलते समय सुजाता के सर पर हाथ रखकर गायत्री देवी ने आशीर्वाद दिया और अपने गले की चैन निकालकर सुजाता को पहना दी। सुजाता ने नम आंखों से गायत्री के पांव छू लिए। उधर पांडे जी बड़े विश्वास से कहते हुए जा रहे थे, आप लोग अकारण ही चिंतित ना हो और अन्यथा ना लें। एक बात कह दूं, आप दान दहेज भी ना जोड़ें, बस बारात की आवो भगत शानदार कर दें। इसके अतिरिक्त हमारी कोई मांग नहीं है। सब कुछ आप अपने अनुसार करें। उनको बाहर तक विदाई देकर वापस आने के साथ ही अवनी सुजाता को छेड़ने लगी। सुजाता की 2 दिन बाद प्रतियोगी परीक्षा थी। सुजाता उस बहाने से अवनी की छेड़छाड़ से बचकर पुस्तकों में ध्यान लगाने का नाटक करने लगी। लेकिन अचानक देवेश के साथ उसके विवाह की बातचीत ने उसके मन में भी हलचल मचा दी थी। इस समय तो उसका उस पुस्तक और प्रतियोगी परीक्षा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। लेकिन उस परीक्षा की बात करने पर वह अवनी के द्वारा छेड़े जाने से बच गई थी। इसलिए पढ़ाई का दिखावा करते हुए भी जरूरी था। इसलिए वह गोद में पुस्तक रखकर अब बैठ गई। अब शास्त्री जी के यहाँ खुशी खुशी और जोर शोर से विवाह की तैयारियां होने लगी। रत्ना अपनी तोतली भाषा में बाबा, ईजा, दादू, बोजू जैसे शब्द बोला करती थी और भी न जाने क्या क्या बोला करती थी। आजकल वह बहुत कुछ बोलती और बहुत जिद करती। सवेरे से नाराज होकर बैठ जाती। अब स्कूल भी जाने लगी थी, लेकिन घर आते ही बाल खोलकर फैल जाती कि उसे यह सब नहीं खाना। उसको घर के सब लोग किसी न किसी तरह बेला फुसला कर रखते कि कहीं जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू ना कर दे, क्योंकि दिन पर दिन वे बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी। लाल और केसरिया रंग देखकर न जाने किन यादों में खोई रहती और कुछ कुछ बोलती रहती। उनके इन सब हरकतों के कारण शास्त्री जी के यहाँ सबको चिंता थी। अब रतन उसका जुड़वा भाई था, लेकिन रत्ना जब कब उसकी बहुत जोर से पिटाई कर देती थी। इसी सब के बीच सुजाता ने अपनी प्रतियोगी परीक्षा दे दी। सुजाता के विवाह की तिथि भी नजदीक आ रही थी। वर पक्ष के आवो भगत की तैयारियों में शास्त्री परिवार कोई कसर नहीं रखना चाहता था। दूर से आने वाले मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। घर में अब बहुत लोग हो गए थे। राजी खुशी विवाह समारोह संपन्न हुआ और सुजाता पांडे परिवार की बहू बन गई। यह विवाह समारोह सुजाता के ससुराल में उसका स्वागत सत्कार इतना भव्य हुआ कि किसी को भी सुजाता के भाग्य से ईर्ष्या हो सकती थी। लोगों ने आपस में बातचीत करने में एक कहावत बना ली, बेटी का भाग्य हो तो सुजाता जैसा, ससुराल पक्ष हो तो पांडे परिवार जैसा। सबकी आंखों में वह खुशहाल छवि अंकित हो गई और सुजाता को अपने लोगों के बीच ही ऊंचा स्थान प्राप्त हो गया। लोगों के द्वारा इस पूरे आकलन में सुजाता स्वयं कहाँ पर थी, इस बात को जानने समझने में किसी की रुचि नहीं थी। हालांकि सुजाता भी खूब खुश थी। इसी के साथ उसकी भी सरकारी नौकरी लग गई। अब अवनी की बारी थी। वह भी अपने सपनों को साकार रूप देकर पढ़ाई उसकी भी चल रही थी। पुलिस विभाग में नौकरी करने का उसका सपना था। समय बीत रहा था और रत्ना और रतन अब बड़े हो रहे थे। अब की बार बहुत दिनों बाद बड़े शास्त्री जी को वीरभूम के पास गांव में महेंद्र सिंह के यहाँ से रामचरितमानस का अखंड पाठ करने का कार्यक्रम करने का न्योता मिला। राम सेवक को साथ लेकर पंडित जी जो चले दिए। उधर कुछ दिनों में तुलसा देवी कुछ अस्वस्थ चल रही थी। उनकी कमर और घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। सुमन जो गर्म तेल की मालिश करती थी, उससे भी कोई खास आराम नहीं मिल रहा था। अवनी जो घरेलू उपाय मालूम थे उसने वह भी किए, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ। वहीं पंडित जी के घर के पास एक नया आयुर्वेदिक औषधालय खुला था। वहाँ वैद्यराज दवाओं के साथ साथ कुछ शारीरिक व्यायाम भी करवाते थे।
जिनको बड़े आराम से घर पर किया जा सकता था, पर ऐसा करने में जल्दी आराम मिल जाता। छोटे शास्त्री जी अपनी माताजी को वहां पर दिखाने के लिए ले गए। वैद्यराज जी ने बातचीत करने के साथ साथ तुलसी देवी को औषधि, खान पान से परहेज और कुछ व्यायाम भी बताए। कुछ दिन बाद वैद्यराज द्वारा बताए गए औषधि, नियम और परहेज से तुलसी दी पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन अब वह जो वैद्यराज के चिकित्सीय परामर्श से इतनी अधिक प्रभावित हो गई थी, यदि किसी को कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती तो वह उनसे ही चिकित्सा सहायता लेने की सलाह देती। यह तो फिर ठीक था, लेकिन समय मिलने पर अक्सर उनके औषधालय में केवल बातचीत करने के लिए जाकर बैठे रहने पर अवनी उनसे झगड़ पड़ती थी। तुलसा देवी को जब भी समय मिलता वह रतन को साथ लेकर आयुर्वेदिक औषधालय में जाकर बैठ जाती। वहां पर उनकी उम्र की और भी महिलाएं आती थीं। सबसे उनका मिलना जुलना हो जाता था और मनपसंद गासिप करने का अवसर भी मिल जाता था। घर में अवनी, ललिता, गौरी अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी रहती। बाकी देखभाल करने के लिए सुमन थी। सुमन के साथ रत्ना का मन बहुत लगता था। बड़े शास्त्री जी और छोटे शास्त्री जी का काम बहुत बढ़ गया था। उनका अक्सर आसपास के गांव या शहर में आना जाना लगा रहता था। एक दिन रत्ना ने जिद की कि वह भी तुलसा देवी और रतन के साथ जाएगी। उस दिन औषधालय जाना जरूरी भी था, क्योंकि इधर कई दिन से रतन को बहुत खांसी सर्दी हो गई थी। घरेलू उपाय ज्यादा असर नहीं कर रहे थे। तुलसा देवी रतन और रत्ना को लेकर औषधालय में चली गईं। आज वही मौसम से संबंधित खांसी, फ्लू, सर्दी, जुकाम से प्रभावित लोग बहुत थे। वैद्यराज सबको बारी बारी से देखकर परामर्श दे रहे थे। उन दिनों ठंड भी बहुत पड़ रही थी। जब तक रतन को दिखाने की बारी आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। सभी, क्योंकि लोग अधिक नहीं थे, फिर भी वैद्यराज तब रतन के हालचाल पूछ रहे थे। तब रत्ना भी साथ खड़े होकर एकटक वैद्यराज को निहारे जा रही थी। अचानक वैद्यराज की ओर देखकर वह डरी हुई सी धीमे से जो टूटे फूटे शब्दों में दादा दादा बोलते हुए कांपने लगी। तब तक वैद्यराज और तुलसा देवी को समझ पाते, तब तक रत्ना अचेत होकर लहराते हुए तुलसी देवी की बाहों में झूल चुकी थी। रतन की दवा लेने के लिए आई तुलसी देवी अचानक रत्ना की तबीयत बिगड़ जाने से बहुत परेशान होकर रोने चिल्लाने लगी। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची को देखो क्या हो गया है। तुलसा देवी के रोने चिल्लाने और विलाप करने से वहां कोहराम जैसा दृश्य हो गया। लेकिन रत्ना को इस तरह देखकर वैद्यराज, मोहित कुमार और बहुत सारे लोग रत्ना को देखकर चिंतित हो गए। तो कुछ लोग खुसर फुसर भी करने लगे। लोग अपनी सोच समझ के अनुसार रत्ना की ऐसी हालत को देखकर तरह तरह की सलाहें दिए जा रहे थे। तब तक घर में बैठे अपने काम में लगे हुए राजेंद्र शास्त्री जी तक यह खबर पहुंच चुकी थी। जितने लोग उतनी बातें बना रहे थे, लेकिन उस सारी चर्चा का एक ही विकल्प था कि रत्ना को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। वहां पास में एक एलोपैथिक डॉक्टर की क्लिनिक थी। छोटे शास्त्री जी ने जब यह सुना कि अच्छी खासी पूरी तरह से स्वस्थ रत्ना अचानक अचेत हो गई है, तब वह भी बुरी तरह से घबरा गए और जल्दी जल्दी में एलोपैथिक डॉक्टर को बुला कर ले आए। डॉक्टर रत्ना को होश में लाने के लिए उपाय करने लगे। बात भी अजीब थी। थोड़ा बहुत बीमार रतन था और बेसुध पूरी तरह से स्वस्थ रत्ना हो गई, वह भी बिना किसी चोट चपेट या रोग के। हर समय बकबक करने वाली और बात बात पर रोने चिल्लाने वाली छोटी सी रत्ना दवा खाने के पलंग पर आंखें बंद किए हुए निढाल पड़ी थी। छोटे शास्त्री जी, तुलसी देवी, अवनी, ललिता, गौरी, सुमन के साथ सुजाता और उसके ससुराल वाले भी वहां पर आ गए थे। बल्कि जो रत्ना के हालचाल पूछकर पता करता वही चिंताग्रस्त हो जाता। छोटा रतन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने अपनी ओर से रत्ना को उठाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन रत्ना के ना उठने पर जोर से रोने लगा। बात तो बड़ों बड़ों को भी चिंतित करने वाली थी। आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया। रत्ना को होश में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के बावजूद रत्ना अभी भी बेसुध थी। कुछ देर होश में आने का इंतजार करने के बाद रत्ना को देहरादून के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रत्ना को इस तरह से बेसुध होने का क्या कारण है। अचानक उसको ऐसा क्या हो गया। देहरादून के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग रत्ना के सब तरह के परीक्षण और स्कैन आदि करने लगे। 5-6 साल वर्ष की बच्ची जो उन डॉक्टर्स की प्रयोगशाला बन गई थी। सारे जांच परीक्षण की सामान्य रिपोर्ट आई, तब सबको बहुत राहत महसूस हुई। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर जो कपिल ने कहा कि रिपोर्ट्स की तो सारी सामान्य है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है बच्ची कभी भी होश में आ सकती है। जब वह होश में आएगी तभी शायद हम उसके अचेत होने का कारण ढूंढ पाएंगे। वाकई ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था।
रत्ना बेसुध होने से पहले कैसी थी, किस प्रकार वह अचेत हो गई, यह बात तुलसा देवी बार बार सबको बताकर थक चुकी थी। आज दूसरे दिन का सवेरा होने को था, लेकिन शास्त्री परिवार की चिंताएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर लोगों ने ड्रिप फिर भी रत्ना को लगा दी थी। उसके पलंग के पास वाली बेंच पर बैठे हुए छोटे शास्त्री जी को अभी भी शायद झपकी आई होगी। तभी रत्ना ने आंखें खोली और अपने हाथ में ड्रिप और कमरे में तरह बेतरह के उपकरण देखकर वह डर गई और बाबा कहकर जोर से रोने लगी। पंडित जी हड़बड़ाकर उठ बैठे और उसको शांत करने का प्रयास करने लगे। रत्ना के होश में आते डॉक्टरों को बुलाने के लिए इमरजेंसी अलार्म का स्विच पहले से ही उन्होंने ऑन कर दिया था। अपनी भी रात भर अपनी बहन रत्ना के पास रुकने के बाद उस समय हरिद्वार अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी रत्ना के चीखने और रोने की आवाज आने लगी। उस समय तो वह भागने को तत्पर हुई और क्योंकि सूर्य नारायण भी अभी अभी निकले थे, अपने अस्पताल के प्रांगण में खड़ी हुई सूर्य नारायण को नमस्कार कर रही थी। वह भी बच्चों के वार्ड में उस कमरे में जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाह रही थी जहां रत्ना की आवाज आ रही थी। रत्ना अभी होश में आने के साथ फिर से डरकर कांपने लगी। वह छोटे शास्त्री जी को भी पहचान नहीं रही थी। अवनी को देखकर भी उसने ऐसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे वह अवनी को जानती ही ना हो। अब बहुत मुश्किल की परिस्थिति हो गई थी। डॉक्टर कपिल ने अपनी टीम के साथ फिर से रत्ना का स्वास्थ्य परीक्षण किया और अभिज्ञता से सिर हिलाकर शास्त्री जी से बोले, बच्ची की यह स्थिति वह किसी को पहचान नहीं पा रही है, किसी मेंटल ट्रामा यानी मानसिक आघात का कारण हो सकती है। आप लोगों को रत्ना के साथ बहुत प्यार और धैर्य से काम लेना होगा, तभी किसी सुधार की गुंजाइश बन सकती है। और कोशिश करें जिन परिस्थितियों में यह अचेत हुई थी वैसी कोई स्थिति बनने ना पाए, नहीं तो फिर वह उस अवस्था में पहुंच सकती है जो कि ठीक नहीं है। हाँ, अभी कुछ दिन इसका आराम करना जरूरी है। यह कुछ दवाएं मैं लिख रहा हूँ जिनका समय से दिया जाना आवश्यक है। अभी जो दवाएं अस्पताल में दी जा रही हैं उनके असर से यह कुछ देर में शांत हो जाएगी। अगर आज आप लोग इसको घर ले जाकर जाना चाहते हैं तो रिसेप्शन पर जरूरी कार्रवाई कर दें और डिस्चार्ज मिल जाएगा। शास्त्री जी और अवनी एक ही स्वर में बोल पड़े, डॉक्टर साहब अभी घर वापस लौट कर जाने में रत्ना को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? डॉक्टर साहब बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लग रही। फिर भी अगर आप एक दिन रुक सकते हैं तो हम लोग रत्ना को एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि आप नज़दीक के शहर से यहाँ आए हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। पंडित जी, वैसे आप एक दिन और रुक जाओ, डॉक्टर साहब कहने लगे, मेरी समझ से अधिक उचित रहेगा। पल दो पल सोचने के बाद डॉक्टर कपिल ने पंडित जी से कहा था। डॉक्टर साहब, पंडित जी बोले और वे दोनों आपस में बात करते हुए साथ ही रत्ना को कमरे से बाहर निकलकर ले आए। रत्नाओं के दवा के असर से रत्ना को फिर से नींद आने लगी थी। डॉक्टर कपिल शास्त्री जी को ले जाकर अपने केबिन में बैठ गए। शास्त्री जी के मन में रत्ना की ऐसी हालत को लेकर ढेरों प्रश्न थे। शास्त्री जी ने रत्ना को बहुत चिंतित थे लेकर कि बेटी को आखिर ऐसा क्या हो गया है। डॉक्टर साहब अपने भविष्य के विषय में शास्त्री जी से पूछना चाहते थे। दोनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे, लेकिन भविष्य को लेकर 100% निश्चिंतता के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यह बात भी याद रखने योग्य थी। कुछ देर बाद शास्त्री जी रत्ना के कमरे में आए, तब तक वह सो गई थी। अवनी पास की बेंच पर बैठकर कुछ पढ़ाई करने लगी। शास्त्री जी अवनी को रत्ना के विषय में समझाकर स्नान ध्यान आदि करने के लिए घर के लिए प्रस्थान करने जा रहे थे। जिस सामान की अब यहाँ पर जरूरत नहीं थी उसे वह लेकर घर जा रहे थे। अवनी ने वह सारा सामान, जिसमें कुछ बर्तन, गिलास, कटोरी टाइप और रत्ना को पहनाए जाने वाले कपड़े और चादर थे, वह सब एक बैग में करीने से रख दिए। अभी शास्त्री जी अस्पताल के प्रांगण पार करके फाटक तक ही पहुंच पाए होंगे कि उधर से सुजाता और देवेश एक दूसरे थैले में कुछ सामान लेकर आते हुए दिखाई दे गए। शास्त्री जी हरिद्वार जाने के लिए अस्पताल के बाहर खड़ी रहने वाली टैक्सियों के चालक से बात करने जा रहे थे। वह रुक गए। देवेश ने पास आते ही अपने ससुर के चरण स्पर्श किए और फाटक से बाहर निकलकर आने का कारण जानना चाहा। शास्त्री जी अपनी बात बताते हुए फिर से देवेश और सुजाता के पास साथ जो वापस रत्ना के कमरे में आ गए। पूरी बात जानने के बाद देवेश और सुजाता जिस टैक्सी से आए थे उससे ही शास्त्री जी के साथ देवेश रत्ना को देखकर अवनी से मिलकर वापस लौटकर जाने लगा। अवनी के साथ सुजाता रुक गई थी। आज अपने ऑफिस से छुट्टी लेने के साथ सुजाता अपने घर से अवनी और खुद के लिए दोपहर का भोजन भी तैयार करके लेकर आई थी।
रत्ना दवाओं के असर से आराम से नींद सो रही थी। उसकी ड्रिप भी चल रही थी। पहले अवनी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुई, फिर दोनों बहनों ने साथ मिलकर भोजन किया। साथ साथ बातचीत भी करती जा रही थी, जिसका मुख्य विषय रत्ना से संबंधित था। दोनों बहनें रत्ना को लेकर चिंतित थीं। किसी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि रत्ना का बर्ताव ऐसा क्यों है। जब शास्त्री जी घर पहुंचे तब उनकी मां तुलसा देवी भी सब हाल जानने सुनने के बाद वह भी सोच में ही पड़ी हुई थी। तब तक कुछ देर में बड़े शास्त्री जी अपनी मंडली सहित वापस घर लौटकर आ गए। घर में रोज जैसी चहल पहल नहीं थी। वह जब बहुत दिनों के बाद घर वापस लौटकर आते थे तो अपने पोते पोतियों के लिए यथा योग्य कुछ न कुछ भेंट अवश्य लेकर आते थे। कभी कभार मोतियों के हार, माला, अंगूठियां, लकड़ी आदि से जो छोटे छोटे देसी खिलौने बने हुए वह सब उन्हें आंगन में बीचों बीच पड़े हुए तख्त पर रख दिया करते और सबको आवाज लगाने लगे। रत्ना के लिए लकड़ी का चकला बेलन और रतन के लिए लट्टू और ललिता और गौरी के लिए लाल और हरे रंग की चमकदार मोतियों की माला और अवनी के लिए छोटी सी श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक। यह पुस्तक अवनी की खास फरमाइश पर उसके लिए लाई गई थी। वह बहुत दिनों से कह रही थी। शास्त्री जी की 5 बेटियां थीं और एक रतन इकलौता बेटा था, लेकिन लड़का लड़की के पालन पोषण में वे लोग कभी भेदभाव नहीं कर पाए। रतन को सब प्यार दुलार करते थे। उसकी बाल सुलभ क्रियाकलापों पर सब परिवार मोहित भी रहता था, लेकिन खान पान या पढ़ाई लिखाई में भेदभाव नहीं था। सुलोचना के जाने के बाद तो खास तौर पर सब बच्चों का अत्यधिक ध्यान रखा जाता था कि बिना माँ के बच्चों का किसी प्रकार से मन न दुखा पाए। यह सब खूबियां शास्त्री परिवार को अन्य सामान्य परिवारों से अलग पहचान प्रदान करती थी। इसलिए समाज में वे प्रतिष्ठित थे और लोग उनके परिवार को महत्व देते थे। संध्या काल होने वाला था। देवेश अपने कार्यालय से पंडित जी के यहाँ ही आ गया था। शास्त्री जी उस समय अस्पताल जाने की तैयारी में जो लगे हुए थे और निश्चित समय से पूर्व संध्या पूजन कर रहे थे। ललिता ने भी रत्ना के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। घर से चाहे कोई जाए और आए, लेकिन छोटे शास्त्री जी ने रात में रोज रत्ना की देखभाल करने की अपनी ही ड्यूटी लगा रखी थी। अभी ललिता और छोटे शास्त्री जी को देवेश साथ लेकर अस्पताल जाने ही वाला था। तुलसा देवी जल्दी जल्दी आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बनाने लगी और बड़े और छोटे शास्त्री जी देवेश, ललिता, गौरी और रतन को भोजन करने का आग्रह करने लगी ताकि अस्पताल जाने और वहां पर सुजाता और अवनी को वापस आने में देरी ना हो जाए। भोजन सुरुचिपूर्ण था। सबने खूब स्वाद लेकर खाया। बड़े शास्त्री जी ने आज कई दिन बाद घर में जो सबके साथ भोजन किया था। साथ भोजन करने पर सब लोग खुश थे। उस समय कुछ देर को ऐसे लगा मानो कुछ देर के लिए सब लोग रत्ना की चिंता से मुक्त हो गए हों। देवेश के साथ छोटे शास्त्री जी और ललिता देहरादून के लिए निकल पड़े। देवेश ने भी बिना किसी को कहे सबको अस्पताल छोड़कर आने का और वापस लेकर आने की अपनी ड्यूटी लगा ली थी। सब मिलजुल कर इस व्यवस्था को कार्य रूप दे रहे थे। सबका उद्देश्य केवल रत्ना का हित था। सब रत्ना की भलाई चाहते थे, वह किसी भी तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। अवनी और सुजाता देवेश के साथ वापस घर लौट आई थी। अस्पताल से वापस घर लौटकर आने पर दिन हो या रात, पंडित जी के घर के हर सदस्य को पहले स्नान आदि करना आवश्यक था। तभी उनको कुछ घर के अंदर बैठाकर कुछ खान पान के लिए पूछा जाता था। यह नियम तो अवनी, देवेश और सुजाता को भी पालन करना था। सबको यह बात पहले से मालूम थी, तो कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। जब तक अवनी, सुजाता और देवेश स्नान आदि करके आए तब तक उनकी दादी ने भोजन की व्यवस्था कर ली। उन लोगों के इंतजार में तुलसा देवी ने अभी भोजन आदि नहीं किया था। स्नान करने के साथ ही सबकी सारे दिन की थकान दूर हो चुकी थी। ताजा गर्म सुपाच्य स्वादिष्ट भोजन सबने खूब स्वाद लेकर खाया। उसके बाद कुछ देर सब लोग बैठकर सारे दिन का हालचाल अपनी तुलसा दादी को सुनाने लगे। वे रत्ना के पास अस्पताल भले ही न जा पा रही थी, लेकिन वहाँ के हालचाल जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती। रत्ना के विषय में यह सुनकर कि अस्पताल में डॉक्टर लोग उसे नींद लाने वाली दवाएं दे रहे हैं तो वह कुछ चिंतित हो गई और कुछ सोचने लगी। तभी देवेश ने उनसे पूछा कि पहले तो वैदराज का औषधालय इधर नहीं था, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर वैदराज जो मोहित ने अपनी सेवाएं देनी शुरू की हैं। कुछ कभी आपने पूछा कि वह किधर से आए हैं? तब वह कहने लगी, हाँ, एक बार ऐसी ही बातचीत हुई थी। तब उन्होंने बताया बागेश्वर बताया था। कुछ असमंजस के साथ तुलसा देवी ने बताया, वैसे देवेश बाबू वैदराज के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात है क्या?
तब वे बोले पता नहीं खास है या नहीं, लेकिन ऐसे ही ध्यान गया कि अपनी रत्ना भयभीत जैसी क्यों हो गई थी। उनको देखकर वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। तब जो वह कहने लगी, सोच तो मैं भी यही रही हूँ उस दिन से, लेकिन अपने मन की व्यथा किससे कहूँ। पता नहीं कौन जाने हमारे मन की बात। डरी तो रत्ना मोहित को ही देखकर, और कुछ पता करती हूँ। चाहो तो तुम लोग आज यहीं पर रुक जाओ। उसी शहर में सुजाता के ससुराल होने के कारण सुजाता और देवेश का पंडित जी के यहाँ अक्सर आना जाना होता रहता था, लेकिन कभी कभार देर रात को भी देवेश बाबू और सुजाता अपने घर वापस चले जाते थे। ज्यादा देर रुकने पर देर हो जाती, इस कारण देवेश अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसको देखकर अपने भाई बहन के साथ बैठी सुजाता भी उसके साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब रतन अपनी सुजाता दीदी और देवेश जीजा को रोक लेने के लिए मचलने लगा, लेकिन सवेरे फिर वापस लौटकर आने का आश्वासन देकर सुजाता और देवेश अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन बड़े शास्त्री जी अपने पूजा पाठ का कार्यक्रम बहुत सवेरे ही संपन्न करके अस्पताल के लिए निकल गए। जब पंडित जी अस्पताल पहुंचे तब रत्ना जाग गई थी और अपेक्षाकृत शांत और खुश लग रही थी। रत्ना के चेहरे पर अपने दादाजी को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। यह एक सुखद आश्चर्य था कि 2 दिन के बाद रत्ना ने आज बड़े शास्त्री जी को अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ देखा था। उसके दादाजी भी बिना पल गंवाए उसी प्रकार बहुत प्रेम से उनसे बातचीत करने लगे। उन दोनों की बातों से ललिता भी शामिल हो गई। तब तक छोटे शास्त्री जी उसको अस्पताल से छुट्टी करवाने की सारी कार्यवाही करने लगे। जिस समय डॉक्टर कपिल रत्ना का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए उसके कमरे में आए, तब रत्ना बिल्कुल शांत और सामान्य रूप से मुस्कुरा रही थी और डॉक्टर के द्वारा पूछताछ करने पर भी सामान्य प्रतिक्रिया देने हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद रत्ना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सब लोग हरिद्वार में अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। घर पहुंचने पर भी रत्ना को देखकर कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि वह रत्ना ही थी जिसने पूरे परिवार को 2 दिन से नचा कर रखा है। रत्ना को अस्पताल से वापस घर लौटकर आए हुए कई दिन बीत चुके थे। अब उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वह औषधालय वाली घटना को भूल चुकी है, लेकिन अधिक ध्यान से सोचने पर उसके बर्ताव में परिवर्तन दिखाई पड़ रहे थे। अब वह अधिक से अधिक समय अपनी दादी के आसपास व्यतीत करती, अपनी बहनों और भाई रतन से भी बहुत कम बात करती। बड़े शास्त्री जी से कई बार बातचीत कर लेती, लेकिन छोटे शास्त्री जी से तो बहुत कम बात करती थी। बसंत पंचमी के त्योहार के बाद अब परीक्षाओं का समय नजदीक था। माता सरस्वती की पूजा में सबने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब नियम प्रतियोगी परीक्षाएं भी देने लगी थी। इधर 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के साथ ही पुलिस विभाग और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने का सपना उसकी आंखों में पलने लगा था। इसलिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वह शारीरिक फिटनेस पर भी बहुत ध्यान रखती थी। इसके लिए सवेरे उठकर व्यायाम करना उसकी पसंद का कार्यक्रम था। होली का त्योहार भी आने वाला था। चौक चौराहों पर होलिका दहन के लिए तैयारियों की शुरुआत हो चुकी थी। जगह जगह घास फूस, सूखे पेड़ उपले और लकड़ियों के ढेर बढ़ने लगे थे। हालांकि होलिका दहन के अवसर पर बहुत दिनों के बाद रत्ना भी सब बच्चों के साथ खूब खुश हुई। नाच गाना और बच्चों की हुल्लड़बाजी में भी शामिल होकर उसने खूब मस्ती की। अगले दिन धूली वंदन के उत्सव में एक हर घर में बनने वाले पकवानों की सुगंध वातावरण को और भी मोहक बना रही थी। रत्ना को सामान्य रूप से सब परिवार के साथ प्रसन्न देखकर पूरा शास्त्री परिवार भी शांति महसूस कर रहा था। एक कहावत बहुत प्रचलित है कि तूफान आने से पूर्व शांति हो जाती है। शास्त्री जी के घर में यह कैसे तूफान की दस्तक हो सकती है। खैर जो भी हो, अभी तो इन खुशियों के क्षण में शास्त्री परिवार आनंद उत्सव मना रहा था, क्योंकि रत्ना के साथ साथ सब बच्चे खुश थे और उनको खुश देखकर बड़े भी खुश हो रहे थे। इसी खुशी में शास्त्री जी के घर में तरह तरह के रंग गुलाल के ढेर लगा दिए थे। सबके लिए रंग, पिचकारी आदि सब कुछ उनके लिए अपनी पसंद से लेकर आए थे। देर रात बच्चे भी ऊधम काट कर सोने चले गए थे। सवेरा होने पर पंडित जी ने होली का उत्सव से संबंधित पूजा पाठ संपन्न किया और बड़ी वाली नांद की तरह वाली कठौती में महावाली रंग घोलकर, जो दूसरी कठौतियों में बाल्टियों में लाल, पीला, केसरिया रंग भी घोलकर रखने में बड़ा सारा रंग और पानी भी आंगन में फैल गया। उसके बाद वह जाकर बैठ गए बैठक में। वहीं पर तुलसा देवी और शास्त्री जी ने आसन जमा लिया। अब तक अवनी और ललिता भी जाग गई थी। वे लोग आंगन में रंगोत्सव का सारा सामान देखकर बहुत खुश हो गए। तुलसा देवी ने खाने के लिए उनको पकवान दिए।
अवनी थोड़ी देर इधर उधर घूमती रहती और देखती, फिर पढ़ने बैठ गई। अभी गौरी और रत्ना नहीं जागे थे। उनके जागने का इंतजार हो रहा था। गौरी तो हमेशा की तरह ज्यादा सोने की शौकीन थी, लेकिन रतन और रत्ना देर तक खेलते खेलते थक गए थे, इसलिए अभी तक सोकर नहीं उठे थे। जब रंग खेलने के लिए रंग बिरंगी पिचकारियां मुख्य रूप से उन लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर लाई गई थी, धीरे धीरे आसपास भी जाग होने लगी थी। होलियारे के हुड़दंग में आवाजें आने लगी। वे लोग रंग गुलाल से पुते रंगे पुते ढोल बजाते हुए, नाचते गाते हुए टोलियां बनाकर निकल रहे थे। जो कोई उनके बीच फंस जाता उसको भी रंगों में सरोबार कर देते और फिर वह भी उनकी टोली का हिस्सा बन जाता। पंडित जी के घर के सामने वे लोग आकर ढोल बजाने लगे। सब लड़कों ने पंडित जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने सबको खाने के लिए पकवान दिए। बीच बीच में ढोल नगाड़े भी होली है होली आई रे की धुन पर जोर से बज उठते और फिर एकदम देर तक जो उमंग से बजते ही रहते। इस सब शोर और हुड़दंग में शास्त्री जी के घर जो बच्चे अभी तक सो रहे थे वे सब जाग गए और होली का उत्सव का ध्यान आते ही आंगन की ओर दौड़ पड़े। रतन आंखें मलते हुए आंगन की ओर दौड़कर आया और वहां रखे हुए रंग गुलाल और पिचकारी को देखकर खुश होकर हंसने लगा। कभी पिचकारी छूकर देखता तो कभी गुलाल उठाकर ऐसे ही उड़ाने लगता। उसको खुश होकर खेलते हुए देखकर गौरी भी आकर खेलने लगी। उसके पीछे पीछे रत्ना भी आ गई और रंगों को ध्यान से देखते हुए वहीं बिछे हुए तख्त पर बैठ गई। रंग और गुलाल को देखकर घबराई हुई बैठी रत्ना को न जाने क्या हो रहा था। उसकी नजरें जमीन पर कठौती के नीचे गिरकर बिखर गए महावरी रंग को घोल पर से हट नहीं रही थी। अब वो डर कर भी रोने लगी थी। उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश में सब लोग लगे हुए थे। वह रोई जा रही थी, रोने के साथ कुछ बताने की कोशिश भी कर रही थी। अस्पताल से घर आने की जब छुट्टी मिली थी तब नींद या नशे की गोली डॉक्टर ने कपिल ने जो उन्हें लिख कर दी थी, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि यह दवा रत्ना को तभी देनी है जब वह ज़्यादा बेचैन हो। लेकिन तुलसा देवी और पंडित जी ऐसी दवाओं के बुरे असर से परिचित थे, इसलिए रत्ना को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन दवाओं का उपयोग ना करना पड़े। वे लोग रत्ना को लेकर अंदर वाले कमरे में आ गए। यहाँ पर होली का हुड़दंग भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। रत्ना रोते हुए कुछ बोलती जा रही थी। वह बोलने लगी, मैं माँ माँ शब्द वह बार बार कह रही थी। एक बार ही तो उससे पूछ रहे शास्त्री जी परिवार का माथा घूम गया। क्या रत्ना को सुलोचना की याद आ रही है जो माँ माँ बार बार बोल रही है? अब उन लोगों की आंखों के सामने रत्ना और रतन के जन्म का दृश्य जो साकार हो उठा। जब सुलोचना की गोली लगी थी और वह खून से लथपथ पीड़ा में तड़प उठी थी, इतना अधिक रक्त बह रहा था कि भूमि भी लाल हो गई थी। तभी शायद भूमि पर बिखरे हुए महावरी रंग से रत्ना को रक्त रंजित भूमि याद आई हो। लेकिन उस समय तो रत्ना का जन्म भी नहीं हुआ था। उसकी यादों में यह सब कैसे? यह माँ माँ कौन है? हे भगवान, ये कैसी लीला खेल रहे हो? कहते हुए तुलसा देवी अपना सर थाम कर वहीं जमीन पर बैठ गई। अगर वह इस तरह बैठ न जाती तो शायद लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ती।